हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम इन माय वीडियो। आप सबका स्वागत है। आई एम धनंजय फ्रॉम धनंजय क्लासेस अलीगढ़। जैसा कि मेरे रेगुलर व्यूअर्स जानते हैं, आजकल मेरा डिस्कशन चल रहा है केमिस्ट्री की बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर। आजकल मेरा डिस्कशन चल रहा है मेरे उन बिगनर्स के लिए जिन्होंने केमिस्ट्री को अभी समझना शुरू किया है, पहचानना शुरू किया है। तो आइए उन्हीं बिगनर्स के लिए आज एक फिर नए आर्टिकल के साथ आप लोगों के साथ हूं और उसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ आयन, आयन का बनना। तो कोई मुझसे पूछता कि सर आयन होते क्या हैं, तो मैं कह सकता हूं अ एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच हैज आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इज नोन एज आयन। वह परमाणु या परमाणु समूह जिस पर या तो धनावेश हो या ऋणावेश हो, उसे हम आयन कहते हैं। तो मेरे बिगनर्स पूछेंगे, मेरे व्यूअर्स पूछेंगे, सर आयन की ये तो डेफिनेशन रही, शुरुआत कहां से हुई आयन की? सर थोड़ा सा हमें आयन की हिस्ट्री भी बताइए, उसके बाद आयन्स पर ले चलिए। तो आइए सबसे पहले हम बातें करते हैं आयन की हिस्ट्री पर। तो हमें जाना होगा अपनी केमिस्ट्री के इतिहास के कुछ पन्नों को पलटकर पीछे की तरफ। और ये इंसिडेंट है नियर अबाउट 1834 की, 1834 की। एक हमारे साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश साइंटिस्ट, नाम था माइकल फैराडे। क्या नाम था उनका? माइकल फैराडे। उन्होंने सबसे पहले हमारी केमिस्ट्री के अंदर वर्ड आयन इंट्रोड्यूस कराया था। तो सबसे पहले ये जो वर्ड आयन आया है, इसको देने का श्रेय है ब्रिटिश साइंटिस्ट माइकल फैराडे को। और ये टाइम था माय डियर 1834, लगभग 1834 की बात है। अगेन एज यूजुअल, जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारे केमिस्ट्री के अंदर जितने भी टर्मोलॉजीज आती हैं ऑलमोस्ट वो ग्रीक लैंग्वेज से आती हैं, वो ग्रीक भाषा से आती हैं। तो माय डियर वहीं से ये शब्द आया है आयन। तो आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि ये आयन होते क्या हैं। और जो मेरे हिंदी भाषी व्यूअर्स हैं वो आयन कहते हैं इसे। मेरी बात समझ में आ रही है? पहले परिभाषा देंगे इसकी। वे परमाणु अथवा परमाणु समूह, जो लोग परमाणु समूह नहीं समझ पाए हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स, जिन पर कोई आवेश, और ये कोई से मतलब है या तो पॉजिटिव और नेगेटिव। आयन कहलाते हैं। तो सबसे पहले मेरे जितने भी व्यूअर्स मेरे इस वीडियो को इस समय देख रहे हैं, चाहे वो मेरे बिल्कुल शुरुआती दौर के व्यूअर्स हैं या जिन्होंने अभी रिसेंटली मुझे सुनना और देखना शुरू किया है, तो हमें यह समझना होगा आयन का मतलब होता है वे एटम्स यानी परमाणु और परमाणु समूह यानी ग्रुप ऑफ एटम्स जिन पर या तो धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज या ऋणावेश यानी नेगेटिव चार्ज हो, उन्हें हम आयंस कहते हैं। और एज फॉर एज देयर क्लासिफिकेशन इज कंसर्न, जहां तक इनके वर्गीकरण की बात चलती है, आवेश के आधार पर, बहुत ध्यान दीजिएगा, आवेश के आधार पर हमने इन्हें दो भागों में बांटा है। कौन कौन से हैं? ध्यान से मुझे सुनिएगा माय डियर।
काफी कुछ आप इनको समझेंगे। द फर्स्ट है धन आयन, और धन आयन को मेरे सारे व्यूअर्स बहुत अच्छे से जानते हैं, पॉजिटिव आयन कहते हैं। और कुछ ऐसे भी मेरे साइंस के व्यूअर्स हैं जो शायद इसे एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कैट आयन। और दूसरा है माय डियर हमारे यहां, वो है ऋण आयन, यानी कि नेगेटिव आयन, और इसे हमारे यहां एन आयन भी कहा जाता है। तो हमें पहले समझना होगा कि whenever we are going to classify the term ion, ions are classified into two parts, a positive ion यानी कि धन आयन, नेगेटिव आयन यानी ऋण आयन। धन आयन जिन पर धनावेश हो और ऋण आयन जिन पर ऋणावेश हो। लेकिन यदि हम नंबर ऑफ एटम्स के आधार पर आयन को क्लासिफाइड करें, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ आयन ऑन बिहाफ ऑफ चार्ज। आवेश के आधार पर हमने आयन को दो भागों में बांट दिया है, धन और ऋण आयन। लेकिन यदि हम इन आयनों को नंबर ऑफ एटम्स के आधार पर क्लासिफाइड करें तो अगेन हम इन्हें टू टाइप से क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं वो टू टाइप्स कौन कौन से होंगे। द फर्स्ट मोनो एटॉमिक आयन, या जो मेरे हिंदी भाषी हैं, एक परमाणुक आयन, और दूसरा होता है माय डियर पॉली एटॉमिक आयन, यानी कि बहु परमाणुक आयन। तो माय डियर सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि अब हम जब आयन का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, आयन का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, तो उसे किस आधार पर पढ़ रहे हैं? हम उसे चार्ज यानी आवेश के आधार पर पढ़ रहे हैं या नंबर ऑफ एटम्स के आधार पर? यदि चार्ज के आधार पर तो धन आयन और ऋण आयन, और यदि परमाणु के आधार पर तो मोनो एटॉमिक आयन एंड पॉली एटॉमिक आयन। अब आप कहेंगे सर इन सब को एक बार पहले थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए। तो आइए इन सब को पहले एक बार डिफाइन करते हैं और अपना पेज बदलते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं धन आयन को लेकर। धन आयन का मतलब है पॉजिटिव आयन। उम्मीद है सारे व्यूअर्स बहुत आसानी से इसे देख पा रहे हैं। क्या होता है, वे परमाणु अथवा परमाणु समूह जिन पर धन आवेश होता है। धन
आयन कहलाते हैं। तो क्लियर है, वे परमाणु या परमाणुओं का समूह जिन पर धनावेश होगा उन्हें हम धनायन कहेंगे। अब आपकी इच्छा करेगी सर मुझे कुछ एग्जाम्पल्स मोनो एटॉमिक धनायन और पॉली एटॉमिक धनायन के दीजिए। तो आइए एग्जाम्पल देता हूं जिससे आपको अपनी बात शायद ज्यादा स्ट्रांगली समझा सकूं। यानी कि यदि कोई मुझसे पूछता एक परमाणुक धनायन, और जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया भी, यानी कि मोनो एटॉमिक आयन की बात करूं तो एग्जाम्पल्स होंगे माय डियर, जैसे सोडियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव, एल्यूमिनियम +3 डॉट डॉट तक एक्सेट्रा, ऐसे हो सकते हैं। और यदि मैं आपसे पूछता या पूछती, जो भी मेरा व्यूअर है, बहु परमाणुक धनायन के सर एग्जाम्पल, और बहु परमाणु के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, पॉली एटॉमिक आयन की बात कर रहा हूं। तो पॉली एटॉमिक आयन लाइक एग्जाम्पल यदि आप देखना चाहते हैं, NH4 पॉजिटिव। कई सारे व्यूअर्स NH4 पॉजिटिव को देखकर थोड़े से स्ट्रेस में आए, सर व्हाट इज इट्स नेम? अमोनियम आयन। उम्मीद है इन सबको आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं माय डियर। और यदि अब भी आपको किसी के नाम को लेकर तनाव है तो आइए नाम से भी आपको एक एक करके इंट्रोड्यूस कर देता हूं सबको। इसको आप जानते होंगे, सोडियम आयन, इसे आप जानते होंगे शायद, मैग्नीशियम आयन, एंड द फाइनल एल्यूमिनियम आयन। तो आप देख सकते हैं धन आयन के मैंने दो भाग में एग्जाम्पल दिए हैं। कुछ एग्जाम्पल्स आपको मोनो एटॉमिक पॉजिटिव आयन के हैं और कुछ आपको पॉली एटॉमिक पॉजिटिव आयन के हैं। क्लियर है माय डियर? अब बात करते हैं एक और आर्टिकल नेगेटिव आयन पर, यानी कि सेकंड क्लासिफिकेशन है ऋण आयन, और इंग्लिश व्यूअर्स जानते हैं नेगेटिव आयन, और हिंदी अनुवाद आपको क्लियर है, इंग्लिश क्लियर है। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। वे परमाणु अथवा परमाणु समूह जिन पर ऋण आवेश होता है, ऋण आयन कहलाते हैं। क्लियर है माय डियर? तो यदि हम बात करें ऋण आयन कौन है, तो ऋण आयन वे परमाणु या परमाणुओं का समूह यानी एटम एंड ग्रुप ऑफ एटम है जिनके ऊपर सदैव ऋणावेश यानी कि नेगेटिव चार्ज। तो जो मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो ऋण आवेश नहीं समझ पाए, नेगेटिव चार्ज की बात कर रहा हूं, ऋणावेश की बात कर रहा हूं, तो जिन परमाणु अथवा परमाणु समूहों पर
ऋण आवेश होता है उन्हें हम ऋणायन कहते हैं। अब आप फिर कहेंगे सर एग्जाम्पल दीजिए, और इनके एग्जाम्पल्स को मैं वापस दो भागों के अंदर डिजाइन करता हूं। वो कौन कौन से हैं? द फर्स्ट, एक परमाणुक ऋणायन, यानी कि इंग्लिश में मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, मोनो एटॉमिक आयन की बात कर रहा हूं। और एक ऋण वाले कौन कौन से हैं? जैसे Cl नेगेटिव, S डबल नेगेटिव, P ट्रिपल नेगेटिव एक्सेट्रा। और जो लोग इनके नेम नहीं जानते हैं, जैसे क्लोरीन आयन, सल्फर आयन, फास्फोरस आयन। आप देख सकते हैं ये जितने भी आयन हैं इन सब के अंदर 1 एटम ही है। इन पर चार्ज जरूर डिफर हैं कि क्लोरीन पर 1 नेगेटिव चार्ज है, सल्फर पर 2 नेगेटिव चार्ज है, फास्फोरस पर 3 नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इन पर नंबर ऑफ एटम्स आर सेम एंड दैट आर 1। सब पर एक एक ही है। दैट्स व्हाई दे आर मोनो एटॉमिक आयंस। एंड द सेकंड वन इज बहु परमाणुक ऋणायन। यानी ये एग्जाम्पल किसके जाएंगे हमारे यहां? पॉली एटॉमिक आयन पर जाएंगे माय डियर। अब पॉली एटॉमिक आयन का कोई मुझसे पूछता एग्जाम्पल तो मैं निश्चित रूप से देना पसंद करूंगा। आप लोगों ने सबने पढ़ रखे हैं ये, और नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, मैं हूं आपके साथ इन सबको डिटेलिंग करने के लिए। नाम की बात करें इन सबके तो इनके नेम्स हैं कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, एंड एज यूजुअल nitrate ion. And now my dears, I will say कि अब just check all these ions. यहां पर 3 ऑक्सीजन और 1 कार्बन है, यानी टोटल मिलाकर 4 एटम्स हैं, 3 ऑक्सीजन एंड 1 कार्बन। चार्ज 2 नेगेटिव है। ये हो गया पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक क्यों हो गए? क्योंकि इनमें एक से ज्यादा एटम्स हैं, 3 and 1. Similarly, if we are considering sulfate ion, यू कैन सी सल्फेट के अंदर 4 ऑक्सीजन है और 1 सल्फर, सो टोटल आयंस आर 5 बट दे हैव 2 नेगेटिव चार्ज। तो सल्फेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉली एटॉमिक आयन, क्योंकि यहां पर 5 परमाणु मिले हुए हैं, 4 ऑक्सीजन के और 1 सल्फर का। सिमिलरली इफ वी आर कंसिडरिंग अबाउट नाइट्रेट आयन, you will get 1 nitrogen and the 3 oxygen atoms. That's why in the nitrate ion there are 4 atoms that have just 1 negative charge. तो my dear, नाइट्रेट में 4 परमाणु हैं, इसलिए ये पॉलीएटॉमिक है। तो उम्मीद करता हूं अब आप एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर कर पाए होंगे कि पॉलीएटॉमिक के अंदर एक से ज्यादा एटम आते हैं, जबकि मोनोएटॉमिक में सिंगल एटम होगा। चार्ज क्या है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। चार्ज 1 है, 2 है या 3 है। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम ऋण आवेश की बात कर रहे हैं, तो देखिए चाहे इनको देखें या इनको देखें, इन सब पर नेगेटिव चार्ज ही है। तो माय डियर, दैट इज द रियल क्लासिफिकेशन ऑफ आयंस इन द टर्म्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन एंड इन द टर्म्स ऑफ मोनोएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक आयन। अब नेक्स्ट सवाल आता है, सर आप एक बात बताइए, पूछिए कि सर क्लोरीन और सल्फर और फास्फोरस पर क्या
नेगेटिव आयन मैंडेटरी है? क्या इन पर हमेशा नेगेटिव चार्ज ही आता है? क्या सर इन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता? यदि ऐसा आप क्वेश्चन सोच पा रहे हैं तो आप साइंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप सही ट्रैक पर जा रहे हैं। सवाल नंबर 2, क्या सर आपने ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम इन सब पर पॉजिटिव चार्ज रखा है, क्या कभी सर इन पर नेगेटिव चार्ज नहीं आ सकता? तो मैं कहूंगा मेटल्स पर नेगेटिव चार्ज नहीं आता। मैं कहूंगा नॉन मेटल्स पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आता। तो फिर आपका क्वेश्चन सर ऐसा क्यों? कारण हमें इसको क्लियर करिए कि आखिर मेटल्स पॉजिटिव आयन फॉर्म क्यों करती हैं और नॉन मेटल्स नेगेटिव आयन फॉर्म क्यों करती हैं। तो वापस कहूंगा आपसे, उसके लिए हमें पहले एक और आर्टिकल क्लियर करना होगा और उस आर्टिकल का नाम है माय डियर संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं इसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर, एज फॉर एज योर एग्जामिनेशंस आर कंसर्न, as far as your competition is concerned and as far as the basic concepts of formation of ion is concerned। तो my dear अब आपको समझना होगा। तो वापस हमें थोड़ा सा अपने इतिहास के पन्नों को पलटना होगा और जाना होगा नियर अबाउट 1916 के आसपास। बात करूंगा 1916 की, और इसको बात करने के लिए हमें उन वैज्ञानिकों को भी याद करना पड़ेगा जिन्होंने 1916 में हमें कुछ स्पेशल बात बताई, और ये वैज्ञानिक थे हमारे लुईस एंड कोसेल। ये दो साइंटिस्ट थे माय डियर, वन इज लुईस एंड सेकंड इज कोसेल। 1916 में 1916 में इन्होंने हमें संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत यानी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी बताया। इन्होंने कहा परमाणु की वाह्यतम कक्षा को, मेरे एक एक वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, कंसेप्ट आएगी बाहर। परमाणु की वाह्यतम कक्षा को संयोजी कक्षा यानी वैलेंसी शेल कहते हैं, और इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी कभी कोई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, एक यौगिक, एक कंपाउंड का निर्माण होता है, तो सदैव केमिकल रिएक्शन में यही इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। फिर सुनिए मैंने क्या कहा। जीएन लुईस और कोसेल ने 1916 में संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इन्होंने कहा था कि परमाणु की वाह्यतम कक्षा को संयोजी कक्षा और इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि रासायनिक संयोग में सदैव यही इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। अब सवाल यह आता है, सर एक परमाणु रासायनिक संयोग में भाग क्यों लेता है? तो उसके लिए हमें ऑक्टेट रूल समझना होगा। ऑक्टेट रूल कौन सा रूल माय डियर? ऑक्टेट रूल, मेरे हिंदी भाषी अष्टक नियम। ये ऑक्टेट रूल क्या है? अकॉर्डिंग टू द जीएन लुईस एंड कोसेल, दे सेड दैट एवरी एटम एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस, एवरी एटम हैज ए टेंडेंसी टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। प्रत्येक परमाणु अक्रिय गैसों को छोड़कर अपनी वाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है। माय डियर यही है ऑक्टेट रूल, और इन्हें पूरा करने के लिए वो 3 में से कोई एक वर्क करेगा। अब आप कहेंगे सर वो 3 कौन कौन से काम करेगा? तो जल्दी से पहले हम
इस ऑक्टेट रूल को थोड़ा सा छोटा करके यहां रख लेते हैं। ठीक है, और अब हम बात करेंगे कि वो हमारे कौन कौन से काम करेगा। द फर्स्ट, वो एटम अपनी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए क्या क्या काम करेगा। द फर्स्ट पॉसिबिलिटीज, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि हो सकता है वो एटम इलेक्ट्रॉन का त्याग करे। सेकंड पॉसिबिलिटी है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी हो सकता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करें। और द थर्ड पॉसिबिलिटी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का साझा करे। तो माय डियर, पहले हमें इस बात को समझना होगा कि इलेक्ट्रॉन क्या क्या कर एटम क्या क्या कर सकता है। तो जब भी कभी कोई एटम अपनी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहेगा, वो तीन में से कोई एक काम करेगा। या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा यानी त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, या इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा। तो माय डियर, इन द फॉर्मेशन ऑफ आयन के बनने में केवल 2 ही स्टेप्स काम आते हैं। अब आप कहेंगे सर कौन कौन से स्टेप काम आते हैं। या तो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी या गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। इन दोनों में से कोई एक काम हो रहा होगा। इज दैट क्लियर माय डियर? तो जल्दी से हम इनको क्लियर कर देते हैं। क्लियर है माय डियर? तो हम जल्दी से इन्हें क्लियर कर लेते हैं। अब लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। लेकिन दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है ये मेरा वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है और आप लोग लेंदी वीडियो के अंदर लिटिल बोर हो जाते हैं, थोड़े से बोरियत महसूस करने लगते हैं इतने लंबे वीडियो को। फिर आपको ऐसा लगने लगता है सर ये तो मैं ऑफलाइन क्लास में ही पहुंच गया। फिर तो ऐसा करते हैं, इस वीडियो को यहीं ब्रेक करते हैं। इसके बाद जो फॉर्मेशन ऑफ आयन है उसे एक और वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो उम्मीद है आपने अभी तक मेरे इस वीडियो में इतना पढ़ने के बाद ये तो समझ लिया होगा व्हाट आर आयंस, what are their classification as far as charge is concerned and atoms are concerned। और इन सबको आपने समझा, यानी आपने ये भी समझा कि what is the electronic theory of valency that was prescribed in 1916 by Lewis and Cossel। उम्मीद है तो माय डियर, इस वीडियो में अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। जल्दी ही फॉर्मेशन ऑफ आयन को लेकर, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन एंड फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन, एक नए वीडियो में आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।